मूल अधिकारों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस के लिए है। मैं डॉक्टर मोहनलाल घोष हूँ। मूल अधिकार परिचय। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में विभिन्न देशों से सामग्री ली गई है, वो स्रोत रहे हैं। संविधान के भाग 3 में इसकी व्याख्या की गई है और इसमें इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा वैसे ब्रिटेन में था, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। तो एक तरह से अधिकार पत्र है व्यक्ति के, जो ये न्याय योग्य, जस्टिफिएबल, न्याय योग्य का मतलब होता है अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। इनके बारे में बहुत ही विस्तार से संविधान में चर्चा की गई है। ऐसा अन्य किसी भी संविधान में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 7 ही अनुच्छेद है, इसलिए विस्तार से व्याख्या उसमें नहीं की गई। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसका कारण भी यही है कि लगभग हर एक अनुच्छेद की विस्तार से व्याख्या की गई है। संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसमें जन्म स्थान, जाति, धर्म, संप्रदाय, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र का हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। इनके आधार पर ही इन अधिकारों को प्रदान किया गया है। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। जैसे लोक ने कहा, जहां विधि नहीं वहां व्यवस्था नहीं। तो व्यवस्था वही होती है जहां विधि होती है। और दूसरा, राज्य के जो कठोर नियम है, इनके खिलाफ नागरिकों की आजादी है, इनके अधिकार है, ये दिए गए हैं। ये विधानमंडल जो कानून बनाता है, क्रियान्वयन करता है, उस पर मन मर्जी या तानाशाही को सीमित करते हैं। इसमें कानून की सरकार बनाना है। रूल ऑफ लॉ डाइसी कंसेप्ट है कि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कानून है। कानून की सरकार ही बनाना है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यानी व्यक्ति ऊपर नहीं है, देश में कानून और संविधान सबसे ऊपर है। मूल अधिकारों को मूल इसलिए भी कहा जाता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण या चहुमुखी विकास के लिए भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी तरह से विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। व्यक्ति बिना अधिकारों के संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। उसमें जो मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसमें मूल रूप से 7 अधिकार थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।
परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 जो है, इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और अब ये, हालांकि अब भी संविधान में है, संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले ये संवैधानिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह 6 मूल अधिकार वर्तमान में दिए गए हैं। मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? जैसा शुरू में बताया कि अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली गई है, परंतु प्रेरणा ली गई है उससे अलग भी है, भारत के संविधान की अपनी विशेषताएं हैं। इसकी सबसे पहले विस्तृत अधिकार पत्र बहुत ही विशाल है, बड़ा है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, परंतु इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, 12 से 30 और 32 से 35। यानी अनुच्छेद 31 इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है। इसको व्यापक होने का बड़ा कारण है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। यानी अधिकार दिए गए हैं, परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उन पर रोक भी लगाई जा सकती है, इसलिए विस्तार के साथ उसकी व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भी काफी व्यापक है, और उसमें संविधान संशोधन द्वारा कुछ संशोधन कर दिए जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, तो और विस्तृत हो जाता है। दूसरा मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। जैसे समानता का अधिकार है, समानता का मतलब सभी समान है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता की भावना या धारणा लागू की गई है, जिसमें जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, इनके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है, जिन्हें आरक्षण के नाम से भी जान सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार भी है, परंतु जो अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज है, उनकी शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। वो अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भी इस दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है कि सभी अपने धर्म का पालन करें और देश में एक सहिष्णुता या टॉलरेशन बना रहे। तो इसमें एक व्यवहारिकता का शब्द है। मूल अधिकार सीमित है। सीमित का मतलब उन विशेष परिस्थितियों में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए, परंतु भारत में विस्तृत भी है। सभी अधिकारों के साथ साथ उन पर प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे जैसे एक एक मूल अधिकार, उसमें प्रतिबंधों की भी साथ साथ व्याख्या करेंगे। इसमें भारत में इनके साथ, अधिकारों के साथ उस पर सीमाएं लागू की गई है। विशेष परिस्थितियों में उन पर सीमित किया जा सकता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तथा प्राकृतिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं। प्राकृतिक या मानवाधिकार, भारत में ये प्राकृतिक या मानवाधिकार, इनको मौलिक अधिकार के नाम से रखे गए हैं, और उन्हीं अधिकारों को प्रदान किया जाता है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसके अलावा और अधिकार नहीं है। अमेरिका में व्यवस्था कुछ अलग है। भारत जो शब्द हम सुनते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या ह्यूमन राइट्स शब्द हम सुनते हैं, मानवाधिकार कहेंगे इसको, तो मानवाधिकार बहुत ज्यादा विस्तृत है, परंतु भारत में सीधे मानवाधिकार लागू नहीं होते। वो मौलिक अधिकारों के नाम से संविधान में है, और जो संविधान में है वही उन्हीं की व्यवस्था है। कई बार सुप्रीम कोर्ट उसकी विस्तृत व्याख्या भी कर देता है, वो एक अलग। मूल अधिकार न्याय योग्य, यानी कि जैसे पहले भी बताया गया है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो 2 अनुच्छेद है,
व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। उच्च न्यायालय सभी राज्यों में होते हैं, तो दोनों ही प्रकार से इसमें शरण ले सकता है, न्याय के लिए जा सकता है। और ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता या कार्यपालिका का ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो। अगर ऐसा होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देता है। इसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इस तरह ऐसा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है, उसको पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी न्यायालयों के अंदर है। और जिस प्रकार व्यवस्था अनुच्छेद 32 और 226 के तहत है, वो भी बहुत ही प्रभावशाली है। अब इसमें राज्य क्या है? राज्य राजनीति विज्ञान में सामान्यतः देश को कहते हैं। हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, ये है, परंतु हम सामान्य इनको समझते हैं। परंतु राज्य का मतलब, स्टेट का मतलब देश होता है। अब इसमें देश में क्या क्या शामिल है? राज्य का प्रयोग किया गया शब्द का, इसमें भाग 12 में इसे प्रभावित भी किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: कार्य या कार्यपालिका, विधायिका को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। सरकार का मतलब जहां होता है वहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शामिल होते हैं। सरकार की अगर परिभाषा देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर जो संस्था बनती है उसे सरकार कहते हैं। सभी देशों में ये तीन अंग होते हैं सरकार के। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उसके आधार पर न्याय करती है। भारत में संसद जो है व्यवस्थापिका या विधानमंडल है, और कार्यपालिका इनको लागू करती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। राज्य सरकार के विधायी अंगों, राज्यों में विधानसभा है, इनके प्रभावी कर रहा सरकार और भारतीय विधान, यानी भारत का कानून, भारत का संविधान। सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि। अन्य सभी वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल। गैर संवैधानिक इसलिए यानी संविधान में व्यवस्था नहीं है, परंतु कानून के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस इकाई या एजेंसी को जो बतौर संस्था काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कहा जा सकता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई व्याख्या की दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके व्याख्या करता है। ये हमने मौलिक अधिकारों का परिचय देखा, उसकी विशेषताएं देखी, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक एक समानता, स्वतंत्रता, इन सब का विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके PDF या रिटन नोट्स भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक्स।